हेलो दोस्तों। तो केवल उत्तराखंड के लिए नहीं दोस्तों, संपूर्ण विश्व के लिए एक बड़ी बुरी खबर जो है वो सुनने के लिए मिली है। सुंदरलाल बहुगुणा जी बहुत ही जाने माने प्रोमिनेंट पर्यावरणविद जो हैं उनका अभी निधन हो गया है कोविड के वजह से। काफ़ी बड़ी शख्सियतें गई। सुंदरलाल बहुगुणा जी उनमें से अपने आप में बहुत बड़े व्यक्तित्व हैं। खासकर उत्तराखंड की दृष्टि से अगर आप कहें तो बहुत ही बड़े व्यक्तित्व आप कह सकते हैं सुंदरलाल बहुगुणा जी को। बहुत बड़े गांधीवादी ये रहे हैं, बहुत बड़े पर्यावरणविद रहे हैं, समाज सुधारक भी रहे हैं। और इनका जीवन परिचय भी हम आज दोस्तों आज की वीडियो में देखेंगे। ये हैं सुंदरलाल बहुगुणा जी। आज इनका जो है निधन हो गया है दोस्तों। तो नमस्कार, मेरा नाम है पारस पंत और आप देख रहे हैं उत्तर पाठशाला। और आज हम बात करेंगे सुंदरलाल बहुगुणा और उनके किए गए बहुत ही शानदार ज़बरदस्त कार्य और उनकी बायोग्राफी के बारे में। तो आज देखते हैं सुंदरलाल बहुगुणा जी के बारे में। दोस्तों, एम्स ऋषिकेश के अंदर अभी जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं पद्म भूषण सुंदरलाल बहुगुणा जी का जो है 93 वर्ष की आयु में जो है इनका निधन हो गया है अभी। और कोरोना संक्रमण की वजह से इनको 8 मई को जो है एम्स में भर्ती कराया गया था। तो वहाँ से जो है हरीश मोहन थपलियाल जो कि एम्स के जनसंपर्क अधिकारी हैं, उन्होंने बताया कि इन्हें आईसीयू में रखा गया था, लाइफ सपोर्ट में रखा गया था। इनका जो ब्लड ऑक्सीजन लेवल है वो लगातार जो है गिरने लगा था। और अभी जो है दोपहर करीब 12 बजे के आसपास इनका जो है वो निधन हो गया है। जो इनके पुत्र हैं राजीव नयन बहुगुणा, वो एम्स में ही मौजूद हैं। और इनका जो अंतिम संस्कार है वो जो है ऋषिकेश गंगा घाट पर होना है। तो अभी जो है एम्स के जो निदेशक प्रोफेसर रविकांत हैं, उन्होंने उत्तराखंड ही नहीं इसे पूरे देश की अपूर्णीय क्षति बताया है। ये एक तरीके से संपूर्ण विश्व के लिए आप कह सकते हैं बहुत ही बड़ी क्षति है दोस्तों। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने भी पर्यावरणविद बहुगुणा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। तो ये केवल उत्तराखंड या भारत नहीं, विश्व के लिए बहुत बड़ी क्षति है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आप जब इनके बारे में जानेंगे तो आपको जो है आइडिया लग जाएगा। देखते हैं, न सिर्फ देश बल्कि दुनिया में प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण के बड़े प्रतीक ये थे। और 1972 का जो चिपको आंदोलन था वो बहुत ही आगे ये लेकर के गए थे उसे। इसके अलावा पूरे दुनिया के अंदर इन्होंने दोस्तों वनों के संरक्षण के लिए इन्होंने लोगों को प्रेरित किया था। जो है चिपको आंदोलन, उसको अगर वर्ल्ड वाइड किसी ने पहुंचाया तो उसके लिए सुंदरलाल बहुगुणा जी जो हैं ये अपने आप में बहुत ही बड़े जो हैं गांधीवादी एक नेता भी रहे। बहुत ही बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी आप कह सकते हैं। नदी, वन और प्रकृति से जो है इनका बहुत ही गहरा जुड़ाव था। अगर इनकी बात की जाए तो ये जो सबसे बड़ी आर्थिकी है, सबसे बड़ी इकोनॉमी है, वो इस इकोलॉजी को मानते थे, पारिस्थितिकी को मानते थे। इसीलिए ये चाहते थे कि उत्तराखंड में जो बिजली की ज़रूरतें हैं उसको छोटी छोटी परियोजनाओं के थ्रू जो है पार किया जाए, ना कि किसी बहुत बड़े परियोजना के। जैसे टिहरी बांध आपने देखा, इसके बहुत बड़े विरोधी थे। मतलब एक तरीके से आप कहेंगे कि बिल्कुल भी पक्षधर नहीं थे। कहते थे कि छोटी छोटी चीज़ें बनाइए, छोटे छोटे डैम वगैरह होने चाहिए। इनका नारा था धार एंड डाला, धार एंच डाला, बिजली बढ़ावा खाला खाला। मतलब ये है कि ऊंचा जो इलाका है वहाँ पे आप क्या कीजिए, पेड़ लगाइए, और नीचे जो क्षेत्र हैं उनमें छोटी छोटी परियोजनाओं से बिजली बनाइए। तो इनका ये मानना था कि जो बड़े बड़े डैम हैं, बड़े बड़े बांध हैं, उनका निर्माण उत्तराखंड में तो स्पेशली नहीं होना चाहिए। सादा जीवन, उच्च विचार और जीवन पर्यंत प्रकृति, नदी, वनों के संरक्षण की मुहिम। तो मतलब एक तरीके से अगर आप देखा जाए तो बहुगुणा जी एक गांधीवादी व्यक्ति थे। और अच्छे बुरे पौधे क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उसके बारे में अगर किसी ने जानकारी दिलाई तो वो बहुगुणा जी ने दिलाई। तो अगर इनके जन्म की बात की जाए दोस्तों तो 9 जनवरी 1927 को जो है इनका जन्म हुआ था। उत्तराखंड के मरोड़ा के अंदर इनका जो है जन्म हुआ था दोस्तों। तो आप अगर देखेंगे तो जनवरी 1927 को देखने के लिए मिलेगा उत्तराखंड के अंदर दोस्तों, मरोड़ा के अंदर जो है इनका जन्म देखने के लिए मिला। और उसके बाद प्राइमरी एजुकेशन के बाद वे चले गए थे लाहौर, जहाँ से उन्होंने ग्रेजुएशन किया था। अभी जो मरोड़ा जगह है ये आपकी टिहरी के अंदर पड़ती है दोस्तों। और अगर आप देखेंगे जो आपका स्वतंत्रता से पहले है तो टिहरी जो है वो रियासत की तरह एक मानी जाती रही है। तो रियासत की तरह ही ये जो है टिहरी के अंदर थे। 1949 की बात करें तो मीराबेन और ठक्कर बापा के संपर्क में आए ये। और उसके बाद जो है दोस्तों विनोबा भावे जी के भी संपर्क में थे, उनके आंदोलन में भी थे। तो दलित वर्ग के विद्यार्थियों के लिए इन्होंने काफ़ी काम भी किया है। टिहरी के अंदर ही ठक्कर बापा हॉस्टल की भी इन्होंने स्थापना की थी। और इसके अलावा दलितों को मंदिर में प्रवेश का अधिकार दिलाने के लिए भी आंदोलन इन्होंने छोड़ा था। इसके अलावा दोस्तों हिमालय के जो जंगल हैं और जो पहाड़ हैं उसमें लगभग 4700 किलोमीटर की पैदल यात्रा इन्होंने की है। और उन्होंने देखा कि जो विकास के प्रोजेक्ट होते हैं बड़े बड़े, उन्होंने कैसे इकोसिस्टम को, हिमालय को हमारे जो है वो ख़राब किया है।
श्रीमती विमला नौटियाल जी जो है इनकी जो है वाइफ, उनके साथ ही इन्होंने पर्वतीय नवजीवन मंडल की स्थापना भी की थी। आप इनके बारे में समझ सकते हैं कि जब इन्होंने शादी की थी तो तभी इन्होंने कहा था कि वाइफ से अपनी कि हम जो हैं, मैं क्योंकि गांधीवादी भी थे तो गांवों में ज़्यादा रहूँगा, आश्रमों की स्थापना करूँगा गांधी जी की तरह। तो ऐसे में अगर आप शादी करना चाहें, विवाह करना चाहें तो एक बार सोच विचार कर लीजिए। ठीक है। 1971 के अंदर शराब की दुकानों को खोलने से रोकने के लिए भी इन्होंने जो है 16 दिन का अनशन किया था। उन दिनों ये काफ़ी बड़े आंदोलन हुआ करते थे उत्तराखंड के अंदर, तो उसमें बहुत बड़ा इनका आंदोलन रहा। चिपको आंदोलन के कारण विश्व भर में ये वृक्ष मित्र के नाम से प्रसिद्ध भी हुए थे। ये थोड़ा सा आप ध्यान देंगे क्योंकि कहीं भी आप इनके बारे में पढ़ें ये वर्ड आपको जरूर मिलेगा, वृक्ष मित्र। तो ये आपको ध्यान देना है कि जो इन्होंने चिपको आंदोलन को आगे बढ़ाया उसकी वजह से इन्हें वृक्ष मित्र के नाम से जाना जाता है। चिपको आंदोलन के अंदर इनका घोषवाक्य था जो आजकल भी आप कई जगह लिखे हुए दीवारों पर देखते होंगे, क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, मिट्टी पानी और बयार जिंदा रहने के आधार। तो ये जो है इनका घोषवाक्य था दोस्तों। इसके अलावा अगर चिपको मूवमेंट की बात करें तो ये 26 मार्च 1974 को स्टार्ट हुआ था। यूपी के अंदर की आप बात करेंगे तो वहाँ से लगभग ये काफ़ी लंबे समय तक आगे बढ़ा था। पेड़ और पौधों को बचाने के लिए चला था। तो पेड़ों को काटने से बचाने के लिए उनको हक किया जाता था दोस्तों, गले से लगा लिया जाता था पेड़ों को। और इससे क्या होता था कि जो काटने वाले लोग हैं वो इंसानों को तो नहीं काट सकते। तो उसमें से जो सुंदरलाल बहुगुणा जी थे, इनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। तो इन्होंने एक जो है इकोलॉजी इस परमानेंट इकोनॉमी, ये सेंटेंस भी इन्होंने कहा था एक जर्नल के अंदर। तो इन्होंने क्या किया था, एक 5000 किलोमीटर का लंबा ट्रांस हिमालयन मार्च जो इन्होंने किया था 1981 टू 83, और गांव गांव ये गए और बहुत बड़े लेवल पे इन्होंने इस आंदोलन को जो है सपोर्ट दिलाया। और उसमें क्या हुआ, जो प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी जी, उनके साथ मीटिंग हुई और उसमें जो है मिसेस गांधी ने ये कहा कि देखिए 15 साल तक हम बिल्कुल हरे पेड़ पौधों को जो है काटने से मना कर देते हैं। ठीक है, 1980 में ये बात हुई और उसके बाद जो है एक तरीके से अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़े लेवल पे इन्होंने वनों का कटान जो है वो रुकवाया था। गौरा देवी एक प्रोमिनेंट लीडर जो है चिपको आंदोलन की, उनके साथ जो है ये जुड़े हुए थे, बिल्कुल एसोसिएटेड थे बहुत ज़्यादा एक तरीके से आप कह सकते हैं। और पेड़ों को काटने की अपेक्षा इनका मानना था कि उन्हें लगाया जाना बहुत ज़रूरी है। और अमेरिका की फ्रेंड ऑफ नेचर एक संस्था ने 1980 में इनको एक पुरस्कार भी दिया था। और भी बहुत सारे पुरस्कार हैं, आगे वीडियो में आप देखेंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर एंटी टिहरी डैम प्रोटेस्ट की बात की जाए तो वो भी इन्होंने दशकों तक चलाया था, सत्याग्रह वगैरह, है ना। मतलब एक तरीके से गांधी जी की जो हंगर स्ट्राइक्स वगैरह पॉलिसीज़ हैं उन्हीं के तहत इन्होंने किया। तो भागीरथी नदी जो है उत्तराखंड के अंदर, उसके किनारे इन्होंने प्रोटेस्ट शुरू किया 1995 के अंदर। तो 45 दिनों का एक लंबा फास्ट इन्होंने किया, बहुत 45 दिनों तक भूख हड़ताल की। तो पीवी नरसिम्हा राव जो थे वो उस समय प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। उन्होंने वादा किया इनसे कि हम जो है एक रिव्यू कमेटी बनाएंगे इकोलॉजिकल इम्पैक्ट देखने के लिए कि डैम का पर्यावरणीय प्रभाव क्या पड़ेगा। उसके बाद फिर से हुआ ये कि दोबारा से जब डैम का काम शुरू हुआ तो 74 दिनों का गांधी समाधि जो राजघाट है वहाँ इन्होंने एक बहुत लंबा जो है भूख हड़ताल की। वहाँ उस समय थे HT देवगौड़ा जो थे, उन्होंने कहा कि हम खुद पर्सनल अंडरटेकिंग और प्रोजेक्ट रिव्यू करेंगे, यानी कि एक तरीके से दोबारा से, बशर्ते कि उसके बाद जो है कोर्ट केस भी हुआ इसके ऊपर, काफ़ी कुछ चला था, सुप्रीम कोर्ट ने दशकों तक इसके ऊपर बात चली। टिहरी डैम का काम 2001 में स्टार्ट हो गया। अब देखिए 2001 में जब डैम का काम स्टार्ट हुआ तो इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया 20 अप्रैल 2001 को। उसके बाद डैम रिजर्वायर भरा गया, टिहरी का जो डैम है, गणेश प्रयाग वाला जो इलाका है वो पूरा डूब गया था उत्तराखंड के अंदर 2004 के अंदर। 31 जुलाई 2004 को जो है न्यू अकोमोडेशन जो है कोटी में की। उसके बाद ये अपने आप में देहरादून चले गए थे रहने के लिए और देहरादून ये रह रहे थे। अगर अवार्ड्स की बात करें दोस्तों, कौन कौन से अवार्ड्स इनको मिले हैं, तो 1981 में पद्मश्री अवार्ड जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया था, लेकिन इन्होंने लेने से जो है उसे मना कर दिया था दोस्तों। 1987 के अंदर राइट लाइवलीहुड अवार्ड चिपको आंदोलन के लिए इनको दिया गया था। उसके बाद 1986 की बात करें तो जमनालाल बजाज अवार्ड फॉर कंस्ट्रक्टिव वर्क के लिए इनको दिया गया था। 1989 में अगर आप देखेंगे तो एक तरीके से ऑनरी डिग्री मिली थी इनको डॉक्टर ऑफ सोशल साइंसेस की IIT रुड़की की तरफ से। और 2009 में जो है दोस्तों पद्म विभूषण अवार्ड जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इनको दिया गया एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के लिए। चलिए कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें भी हैं, वो भी आपको थोड़ी सी याद रखनी होंगी। इंडियाज़ एनवायरनमेंट, मिथ एंड रियलिटी, ये इन्होंने वंदना शिवा और मेधा पाटकर जी के साथ लिखी है। इसके अलावा अगर आप देखें एनवायरमेंटल क्राइसिस एंड ह्यूमंस एट रिस्क, ये प्रायोरिटीज़ फॉर एक्शन विद राजीव के सिन्हा के साथ इन्होंने लिखी है। भूप्रयोग में बुनियादी परिवर्तन की ओर,
भूप्रयोग में बुनियादी परिवर्तन की ओर, ये और धरती की पुकार, ये दो इनकी हिंदी में पुस्तकें हैं दोस्तों। तो पर्यावरण को स्थायी संपत्ति मानने वाले महापुरुष जो हैं आज पर्यावरण गांधी बनकर हमारे बीच से जो है विदा हो गए हैं। तो दोस्तों ऐसी शख्सियतें जब हमारे बीच होती हैं तो हम इनकी बातों को या इनसे जो भी वाक्य इनके साथ होते हैं हम पढ़ते तो ज़रूर हैं, लेकिन जब ये जीवित होते हैं तो इनसे हम ना बातचीत करते हैं ना सीखने की कुछ कोशिश करते हैं। तो इनका क्या विचार था, क्या ये कहते थे, उसी में से एक विचार या एक विवरण, एक संस्मरण जो है वो आपके सामने है कि उत्तराखंड के पलायन और बाकी चीज़ों से रिलेटेड इनके क्या विचार थे, उसको हम पढ़ेंगे। तो उत्तराखंड में हो रहा बेतहाशा पलायन सुरक्षा और सामरिक दोनों ही दृष्टि से बेहद भी यदि खतरनाक है। ये बिल्कुल बहुगुणा जी के ही अपने विचार हैं, उन्हीं के शब्द हैं। सभी जानते हैं कि विस्तारवादी चीन हिंदुस्तान को अपना पहला दुश्मन समझता है। 1962 में उसने हमारी पीठ पर कैसे खंजर घोंपा सभी जानते हैं। आज चीन पड़ोसी मुल्क नेपाल में अपनी फौजी अड्डे बना रहा है, वहाँ तक रेल लाइन और सड़कें बिछा चुका है। उत्तराखंड में विभिन्न जिलों, गांवों और शहरों में तथा विभिन्न हिमालयी राज्यों में भी नेपाली बड़ी संख्या में रचे बसे हैं। चीन की सीधी सीधी नीयत है कि किसी तरह नेपाल और नेपाल वासियों को विश्वास में लेकर वह उत्तराखंड, हिमालय और देश के अन्य हिमालयी राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्रों पर अपना गैर कानूनी अधिपत्य अथवा कब्जा जमा ले। यानी जब तक इस देश में एक ठोस हिमालयन नीति नहीं बनेगी तब तक उत्तराखंड व हिमालय समेत हिमालयन राज्यों का कल्याण नहीं हो सकता, न विकास की दृष्टि से, न पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, और न ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से। यही नहीं, पहाड़ों का लैंड यूज भी बदलना होगा। सारे उत्तराखंड से चीड़ का सफाया करना होगा, क्योंकि चीड़ सारी भूमि को एसिडिक और पूर्णतः बंजर बना देता है, जहां भविष्य में हम कुछ भी पैदा नहीं कर सकते। ये सब एक ठोस और यूनिफॉर्म हिमालयन नीति के तहत निहित होना चाहिए। दरअसल सरकार की सभी नीतियां अल्पदृष्टि वाली हैं। उन्हें बड़े डैमों में अपना फ़ायदा नजर आता है, भले ही उत्तराखंड या देश के अन्य हिमालयी राज्यों की जनता को इनसे भयंकर नुकसान ही क्यों ना झेलना पड़े, इन्हें इसकी चिंता कहाँ। कुल मिलाकर मेरा ये कहना है कि जब तक पहाड़ की एक ठोस हिमालयन नीति नहीं बनती और पहाड़ की जवानी और पानी को पहाड़ के ही काम नहीं लाया जाता, उत्तराखंड, हिमालय और देश के हिमालयी राज्यों और वहाँ की जनता का चौमुखी कल्याण संभव नहीं है। जब तक पहाड़ों का लैंड यूज़ नहीं बदलेगा, न पहाड़ों का पानी देश के काम आएगा और न ही वहाँ की जवानी उत्तराखंड के काम ही आएगी। तो ये उन्हीं के शब्द थे दोस्तों। तो होप सो आपको काफ़ी कुछ इसमें सीखने के लिए भी मिला होगा, और ऐसी शख्सियतों से जितनी जानकारी आपको हो उतना और उससे ज़्यादा आप लेने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों इसके अलावा बाकी आप हमसे जुड़ने के लिए हमारा इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप किसी भी माध्यम से जुड़ सकते हैं। किसी भी इंक्वायरी के लिए ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ आप जुड़ सकते हैं। इस पूरी की पूरी PDF को डाउनलोड करने के लिए आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जो डिस्क्रिप्शन के अंदर जो PDF के लिए लिंक दिया गया है व्हाट्सएप और टेलीग्राम का, वहाँ से जुड़ सकते हैं। होप सो वीडियो आपको पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, जो नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए। वेल, थैंक यू, टिल नेक्स्ट वीडियो।